हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। मैं हूं धीरज अवस्थी और ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन कर्व्स की सीरीज में ये 8वां वीडियो है, जिसमें कि हम लोग ये 7वीं प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि पहले वीडियो में हम लोगों ने वर्किंग रूल डिस्कस किया था, ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन कर्व्स की प्रक्रिया के सारे स्टेप्स जो होते हैं उसकी थ्योरी को हमने पढ़ा था पहले वीडियो में। और उसके बाद 6 क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो से पहले सॉल्व कर चुके हैं एंड दिस क्वेश्चन इज़ द 7th वन। तो जिन लोगों को वर्किंग रूल और सारे क्वेश्चंस की स्टडी करनी हो, उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। आप उस लिंक में जा कर के सारे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को, जिसमें हमें इस कर्व को ट्रेस करना है। कर्व इस तरह से है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स। तो जैसा कि आप जानते हैं, ट्रेसिंग की प्रोसेस में पहला स्टेप होता है सिमेट्री चेक करने का, जिसमें हम लोग कर्व की सिमेट्री चेक करते हैं। तो सिमेट्री के लिए देखिए, एक्स और वाई की इवन पावर्स को चेक किया जाता है। आप देख सकते हैं एक्स की भी ऑड पावर है यहाँ पर और वाई की भी ऑड पावर है। इसका मतलब इस कर्व में ना तो एक्स एक्सिस की सिमेट्री है और ना ही वाई एक्सिस की सिमेट्री है। तो उसके बाद हम लोग तीसरी सिमेट्री चेक करते हैं अपोजिट क्वाड्रेंट्स की, जिसमें रूल ये होता है कि अगर एक्स और वाई की जगह पर आप दोनों के साइन चेंज कर दो, माइनस एक्स और माइनस वाई कर दो, और ऐसा करने से हमारे इक्वेशन में कोई फ़र्क ना पड़े। तो देखिए, जब यहाँ स्क्वायर है तो माइनस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ब्रैकेट तो यही रहेगा एज इट इज़, और y की जगह आ जाएगा माइनस वाई और इधर आ जाएगा ए स्क्वायर। एक्स की जगह जब आप माइनस एक्स रखेंगे तो यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस, दोनों माइनस कैंसिल हो रहे हैं। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमारे कर्व में ये चेंज कर देने से कोई इफ़ेक्ट नहीं आया, कोई अंतर नहीं आया। इसका मतलब हमारे कर्व में कौन सी सिमेट्री है? सिमेट्री ऑफ अपोजिट क्वाड्रेंट्स या सिमेट्री ऑफ ओरिजिन इसको कहा जाता है। द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट्स। सेकेंड पॉइंट होगा हमारा कि कर्व हमारा ओरिजिन से पास करता है या नहीं। नेचर एट ओरिजिन हम चेक करते हैं सेकेंड पॉइंट में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 0, 0 रखने से राइट हैंड साइड भी 0 हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड भी 0 हो रहा है, यानी कि ओरिजिन जो है सेटिस्फाई कर रहा है हमारे कर्व को। तो सेकंड पॉइंट की फाइंडिंग ये है कि द कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन। और जब ये कन्फर्म हो जाए कि हमारा कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है, तब हमारा थर्ड पॉइंट होता है टेंजेंट्स एट ओरिजिन। और आप जानते होंगे कि टेंजेंट्स ऑफ ओरिजिन निकालने के लिए कर्व में जो लोएस्ट डिग्री टर्म्स होते हैं उनको 0 किया जाता है। लोएस्ट डिग्री टर्म्स को 0 किया जाता है। यहाँ पर देखिए, ए स्क्वायर वाई, ये जो टर्म आएगा ये 1 डिग्री का है, और ए स्क्वायर एक्स ये भी 1 डिग्री का है, जबकि एक्स स्क्वायर वाई ये 3 डिग्री का टर्म है। तो जो 1 डिग्री वाले टर्म्स हैं वही लोएस्ट टर्म्स हुए, लोएस्ट डिग्री टर्म्स हुए। तो ए स्क्वायर वाई माइनस, एक तरफ अगर उनको लिखिएगा, ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो ए जो है आपका, ए स्क्वायर जो है कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको एक टेंजेंट ओरिजिन पर मिल रही है, जो कि ये है y इज इक्वल टू एक्स लाइन है। ये आपको मालूम है बाइसेक्टर लाइन होती है। तो हमको एक टेंजेंट मिल गई ओरिजिन पर, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स लाइन। After getting the equation of the tangent, we go to the fourth point, which is intersection with axis, कि हमारा कर्व जो है कहाँ-कहाँ एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। ये भी एक जानकारी के लिए ज़रूरी चीज़ होती है। इंटरसेक्शन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इस पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि अगर ये पता लगाना है कि एक्स एक्सिस को कहाँ कट करता है, तो वाई 0 रखना पड़ेगा इक्वेशन में। और जब इक्वेशन में हम वाई 0 रखेंगे तो इधर का पूरा 0 होके हमको मिल जाता है एक्स इज इक्वल टू 0, यानी y0 x0, यानी ओरिजिन पर एक्स एक्सिस को कट करेगा। और अगर ये पता लगाना है कि y एक्सिस को कहाँ कट करता है, तो उसके लिए x को 0 रखते हैं, और आप x यहाँ 0 रखेंगे तो ऑब्वियसली y भी 0 मिल रहा है। तो इससे एक बात का पता चल रहा है हमको कि हमारा एक कर्व जो है केवल और केवल ओरिजिन पर ही एक्सिस को कट करता है। ओनली एट ओरिजिन द कर्व मीट्स द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस, ओनली एट ओरिजिन, ये आप समझ लीजिए। अगले पॉइंट में हम लोग पता करेंगे कि एसिम्प्टोट्स हमारे कर्व के पास कैसी हैं। देखिए, अगर कोई एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होनी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उसका नियम क्या होता है कि जो एक्स एक्सिस की हाईएस्ट पावर है, उसका जो कोफिशिएंट है उसको 0 कराना होता है। तो हमारे कर्व की इक्वेशन हम एक बार फिर लिखे ले रहे हैं यहाँ पर, दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स। ये हमारे कर्व की इक्वेशन है। अब इसमें देखिए कि अगर आपको ये जांच करनी है कि क्या हमारे कर्व में एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्प्टोट है, तो एक्स की हाईएस्ट पावर में जाइए और उसका जो कोफिशिएंट हो उसको 0 करिए।
तो एक्स स्क्वायर की हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है और उसका कोफिशिएंट बनेगा, ये जब टर्म आप ओपन करेंगे तो वो बनेगा y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 क्या होती है, स्वयं एक्स एक्सिस का ही इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0। इसका मतलब एक तो एक्स एक्सिस जो है हमारे कर्व की एसिम्प्टोट बन गई। फिर चेक करते हैं कि क्या पैरेलल टू y एक्सिस भी कोई एसिम्प्टोट है क्या हमारे कर्व के पास। तो पैरेलल टू y एक्सिस के लिए y की हाईएस्ट पावर 1 है और इसके कोफिशिएंट को जब हम 0 करेंगे तो यहाँ से कोई रियल एसिम्प्टोट हमको नहीं मिलने जा रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो प्लस माइनस ए आई आएगी। तो यहाँ से नो रियल एसिम्प्टोट्स, यहाँ से हमको कोई रियल एसिम्प्टोट नहीं मिलने जा रही, यानी y एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्प्टोट नहीं है हमारे कर्व के पास, तो यहाँ से कोई एसिम्प्टोट नहीं आती है। फिर बात करते हैं ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स की। ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स के लिए एक रूल बताया गया है, आपको वो रूल थ्योरी में जाकर के पढ़ लेना चाहिए। तो हमारे कर्व का जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होता है उसमें एक चेंज किया जाता है। कर्व की इक्वेशन थोड़ा-सा बार-बार हमें फिर से लिखनी पड़ रही है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स। इसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म ये है, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। हाईएस्ट डिग्री टर्म को आपको लेना होता है और उसमें 2 चेंज करने होते हैं, एक्स की जगह 1 रखना होता है और वाई की जगह m रखना होता है। तो आप रखिए यहाँ पर एक्स की जगह 1 और वाई की जगह m, तो आ जाता है m इज इक्वल टू 0। और फिर आपको क्या करना होता है, इस चीज़ को आपको फाई m का नाम देना होता है और हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, तो इसे फाई 3m कहते हैं। फाई 3m स्वयं m है और फिर अगले स्टेप में उस फाई 3m को आपको 0 करना पड़ता है, जो कि हमने यहाँ पे कर भी दिया है। तो वहाँ से एक वैल्यू आ रही है m की 0। अब ऑब्लिक एसिम्प्टोट का इक्वेशन इस फॉर्म का होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो c को निकालने के लिए एक फार्मूला यूज़ किया जाता है, माइनस फाई 2m डिवाइड बाई फाई डैश 3m। तो फाई 2 का मतलब क्या है कि हाईएस्ट डिग्री अगर 3 थी तो आपको 2 डिग्री के टर्म्स निकालने हैं, मतलब अपने एक्सप्रेशन से 2 डिग्री के टर्म उठाने हैं और उसमें यही वाले दोनों सब्स्टिट्यूशन डालने हैं, एक्स की जगह 1 और वाई की जगह m। तो चूँकि हमारे कर्व के लिए हाईएस्ट डिग्री 3 थी, तो हमको यहाँ पर उससे एक लोअर डिग्री यानी 2 डिग्री के टर्म्स ढूँढने हैं। अब आप देख सकते हैं 3 डिग्री के बाद सीधे 1 डिग्री के टर्म आ गए हैं। 2 डिग्री का कोई टर्म नहीं है इस इक्वेशन में। इसका मतलब जो फाई 2m है हमारे इक्वेशन में एब्सेंट है। तो फाई 2m की वैल्यू 0 होने के कारण c की वैल्यू जो है वो 0 आ गई और c की वैल्यू 0 आने से हमारे कर्व को एक ही एसिम्प्टोट मिल रही है, दैट इज़ y इज इक्वल टू mx प्लस c में 0 प्लस 0 करेंगे तो y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 तो हमको पहले ही मिल चुकी है एक्स एक्सिस वाली एसिम्प्टोट। सो नो ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स, यानी एकमात्र एसिम्प्टोट हमारे कर्व के पास है और वो है एक्स एक्सिस। सो y इक्वल टू 0 दैट इज एक्स एक्सिस इज द ओनली एसिम्प्टोट। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारा 6th पॉइंट होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ कर्व, और ये लास्ट पॉइंट होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ कर्व, कर्व हमारा कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसके लिए एक बार इक्वेशन को अपने y इज इक्वल टू के फॉर्म में लिखिए, तो आएगा ए स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ना तो इसमें अंडर रूट की प्रॉब्लम है और ना ही हमारा ये y कहीं पर इमेजिनरी हो रहा है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये ऑलवेज पॉजिटिव एक्सप्रेशन है। तो इसका मतलब ये है कि y इज़ रियल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। तो इसका मतलब कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जहाँ हमारा कर्व एग्जिस्ट ना करता हो, यानी y इज़ रियल एवरीवेयर, क्योंकि ऐसे कोई x की वैल्यूज़ मिल ही नहीं रही हैं जिनके लिए y इमेजिनरी हो जाए। सिंस y इज़ रियल एवरीवेयर, देयरफॉर द कर्व एग्जिस्ट्स इन द होल रीजन इन द होल सेट R, यानी पूरे रियल स्केल पर हमारा कर्व एग्जिस्ट करेगा। साथ ही में थोड़ी जानकारियाँ यहाँ पर हम आपको और देना चाहेंगे कि जैसे अगर हम इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं dy और dx, तो डिटेल्स में आप जाइए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। मैं थोड़ा-सा डायरेक्ट इस चीज़ को आपको करके दे रहा हूँ। तो वो आएगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इस डेरिवेटिव को फिर आप 0 के इक्वल करिए, dy और dx इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये सारा ये ए स्क्वायर और ये जो चीज़ है ये तो 0 हो नहीं सकती, तो इससे हमें सिर्फ एक फैक्टर ऊपर वाला जो है ये 0 मिलेगा, ये वाला फैक्टर ही 0 मिलेगा यहाँ तक।
और इससे x की दो वैल्यूज आ रही हैं प्लस माइनस a। इससे ये पता चल रहा है कि डेरिवेटिव जहाँ पर 0 होता है वहाँ पर टेंजेंट्स एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में यहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा की पोजीशन हमको मिल जाती है। तो एक बात हमें पता चल गई है कि प्लस माइनस ए ये दो पॉइंट्स ऐसे होंगे, एक यहाँ पर प्लस ए और एक यहाँ पर माइनस ए, जहाँ पर हमारे कर्व में मैक्सिमा और मिनिमा होंगे। अभी जब हम कर्व की एक्चुअल ड्राइंग करेंगे तो आपको ये बात पता चल जाएगी। और इसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव, अगर पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन चेक करने हैं तो आपको सेकेंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। सेकेंड डेरिवेटिव इसका थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, इसलिए मैं डायरेक्टली करके दे रहा हूँ। यू कैन गो इन डिटेल्स। तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव मैं आपको सीधे लिख के दे रहा हूँ, -2a² x इंटू 3a² माइनस x² डिवाइडेड बाई a² प्लस x² की पावर 3। अब आपको मालूम है कि सेकेंड डेरिवेटिव 0 होता है और इसका थर्ड डेरिवेटिव क्या आएगा वो भी मैं डायरेक्टली आपको लिख के दे रहा हूँ, डिटेल्स में आपको खुद जाना पड़ेगा। इसका जो थर्ड डेरिवेटिव निकल के आता है वो आता है -6/a²। तो हम देख सकते हैं कि थर्ड डेरिवेटिव नॉन जीरो है और सेकेंड डेरिवेटिव 0 कहाँ पर है। d²y/dx² को 0 करिए तो बाकी सारे फैक्टर तो 0 नहीं दे सकते, ये ऊपर वाला एक फैक्टर और ये x ये 0 देगा। तो इससे ये तीन फैक्टर 0 हमारे बन जाएंगे, 3a² माइनस x², इतना पोर्शन 0 होगा। तो यहाँ से x की एक वैल्यू 0 आएगी और बाकी दो वैल्यू आएंगी +√3a। तो ये तीन ऐसी पॉइंट्स हैं जिन पर हमारे कर्व में पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। यानी ये तीन पोजीशन किसकी हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का रूल क्या होता है कि सेकेंड डेरिवेटिव 0 हो और थर्ड डेरिवेटिव नॉन जीरो हो। जिन पॉइंट्स पर ऐसी घटना घटित होती है जहाँ सेकेंड डेरिवेटिव 0 हो और थर्ड डेरिवेटिव नॉन जीरो हो, वहाँ हमें मिलता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो दीज 3 पॉइंट्स आर द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आप जानते हैं ना, जहाँ पर कर्व कॉन्वेक्स से कॉन्केव होता है। तो देखिए हम पहले एक रफ आइडिया लेते हैं अपने कर्व की शेप का, उसके बाद एक फेयर डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। देखिए ओरिजिन से पास करेगा ए पर और -a पर उसके पास मैक्सिमा मिनिमा है। आप केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करिए, थर्ड क्वाड्रेंट में अपोजिट क्वाड्रेंट की सिमेट्री से अपने आप बन जाएगा। तो यहाँ से उठेगा ये टेंजेंट है लाइन, y=x लाइन क्या है, टेंजेंट है। यहाँ से उठेगा और मैक्सिमा है चूंकि इस पॉइंट पर ए पर, तो यहाँ से टर्न लेगा। उसके बाद एक्स एक्सिस चूंकि एसिम्प्टोट है तो उसको जाके इसे टच भी करना है इन्फिनिटी पर। तो वैसा ही कर्व इधर भी आपको ऐसे बना के दिखाना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेक्शन एक तो ओरिजिन पर है, फिर एक इन्फ्लेक्शन कुछ इस जगह आएगा, ये पॉइंट √3a होगा और ये वाला दूसरा इन्फ्लेक्शन इस जगह मिलेगा इन्फ्लेक्शन, जहाँ पे कर्व कॉन्वेक्स से कॉन्केव अपना नेचर कर्वेचर अपनी चेंज करता है, उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो -a ये है प्लस a ये है, +√3a ये है और -√3a है। तो बस इतना ही सिंपल डायग्राम है। इसको चलिए एक बार दोबारा से फेयर फिगर के तौर पर इसको साफ-सुथरा डायग्राम एक बार फिर बना देते हैं। थोड़ा बड़ा-सा मैग्नीफाइड और एक बढ़िया नीट एंड क्लीन डायग्राम फिर से बना के दे रहे हैं आपको। ये हो गई आपकी y और x एक्सिस, ठीक है ना? थोड़ा बड़ा-सा डायग्राम बनाएँगे। जैसा कि हमने देखा था कि y=x लाइन इज़ द टेंजेंट एट द ओरिजिन, तो ये हो गई आपकी टेंजेंट एट ओरिजिन। उसके बाद जो है यहाँ से टेंजेंट के तौर पर ये चलेगा और ऊपर जाके थोड़ा-सा टर्न लेगा, उसके बाद एसिम्प्टोट की तरह जाके पैरेलल में ले जाके छोड़ना है आपको ऐसे। और सेम सिचुएशन इधर होगी, इस तरीके से जाके यहाँ पे पैरेलल लाके छोड़ देना है। तो ये हमारे डायग्राम की एक्चुअल शेप है। इस लाइन का इक्वेशन लिख देंगे, दैट इज़ y=x लाइन। बड़े आराम से हम लोगों ने इस डायग्राम को ड्रॉ कर लिया। आप देख सकते हैं कि ये एक पॉइंट है जिस पर हमें मैक्सिमा मिला और इस पॉइंट पर हमको मिनिमा मिला, क्योंकि हमने इन पॉइंट्स की इन्वेस्टिगेशन कर ली थी। और इन्फ्लेक्शन के 3 पॉइंट यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। एक इस जगह पर वो अपना कॉन्वेक्स से कॉन्केव नेचर चेंज कर रहा है, तो ये पॉइंट +√3a होगा और एक वैसा ही सिमिलर यहाँ पे हो रहा है, तो ये पॉइंट जो है ये -√3a होगा। तो इन्फ्लेक्शन के पॉइंट्स भी क्लियर हैं और मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट्स भी क्लियर हैं। अपोजिट क्वाड्रेंट की सिमेट्री भी क्लियर दिख रही है और टेंजेंट एट ओरिजिन जो लाइन है वो भी स्पष्ट दिख रही है और कर्व पूरे रियल स्केल पे एग्जिस्ट कर रहा है। ये भी आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक कर्व पूरे डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में जो हल किया गया क्वेश्चन है ये पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो एट लीस्ट यू शुड सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियोज़, और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करना भी ना भूलें। चलिए तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।